हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सबको यूपी आर यूवीएनएल आज जो पेपर हुआ है, मतलब कि 24 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है सुबह सुबह फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और आपको मिनिमम हम 30 से 35 क्वेश्चन बताएंगे तथा उसके एग्जैक्ट आंसर भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में दोस्त पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के जो सुबह मतलब कि आज का जो सुबह पेपर यूपी फाइनल हुआ है, मतलब कि 24 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पूछा था इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि नैंड गेट अपने किन इनपुट पर उसका आउटपुट 0 होता है। तो जो नैंड गेट होता है, हम नैंड गेट जानते हैं, जैसे हमारा नैंड गेट ये होता है NAND। इसका जो एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का A.B पूरे का बार होता है। तो ये पूछ रहा है कि नैंड गेट जो आपका होता है वो किस इनपुट पर इसकी आउटपुट की वैल्यू 0 होती है। तो जब A और B दोनों की वैल्यू 1 1 हाई हाई होता है तब नैंड गेट के आउटपुट की वैल्यू 0 होती है। मतलब देखिए A1.1 पूरे का बार करेंगे तो आपका आएगा रिजल्ट 0। चलिए इसी सीक्वेंस हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स और गेट का सिंबल। आपके एग्जाम में एक्स और गेट का सिंबल पूछा था। तो आपके एक्स और गेट का सिंबल जो होता है, देखिए कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका एक्स और गेट का सिंबल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था हाफ एडर के सम में या हाफ एडर की जो सम का फार्मूला होता है उसमें कौन सा गेट यूज किया जाता है। तो हाफ एडर का जो आउटपुट का जो सम होता है वो होता है आपका A XOR B। क्या होता है A XOR B। तो उसमें आपका यूज किया जाता है एक्स और गेट। क्या यूज किया जाता है? एक्स और गेट यूज किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कोई डेसिमल संख्या है और उसका ग्रे कोड आपको बताना था। तो एक डेसिमल संख्या दिया था 5, ये 5 डेसिमल संख्या दिया था और आपका इसका ग्रे कोड बताना था। क्या बताना था दोस्त? ग्रे कोड आपको बताना था। ठीक, तो आप लोग इसका ग्रे कोड बताइए। पहले इसको बाइनरी में आप लोग लिखिए। 5 का बाइनरी होता है, देखिए 1 0 1। तो इसका जो बाइनरी हो गया 1 0 1 हो गया। अब इसको हम ग्रे कोड में चेंज करेंगे। तो इसको हम देखिए एक बढ़िया ट्रिक के माध्यम से हम इसको चेंज करते हैं 1 0 1। तो इसको देखिए यहाँ पे 1 उतारिए, इसको ऐड करिए इसमें, यहाँ पे भी 1 उतारिए, इसको ऐड करिए इसमें। तो इसका जो ग्रे कोड आएगा 5 का वो 1 1 1 आएगा। ये ऑप्शन में अगर रहा होगा और आपने अगर 1 1 मारा होगा तो आपका आंसर सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक आया था कि -9 का टूज कंप्लीमेंट पूछा था। क्या पूछा था? -9 का टूज कंप्लीमेंट। तो -9 का टूज कंप्लीमेंट देखिए हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। पहले हम -9 का बाइनरी लिखिए। तो 9 का बाइनरी होता है, देखिए 1 0 0 1 होता है और माइनस को शो करने के लिए हम एक 1 और लिखते हैं। अब हमें इसका टूज कंप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? टूज कंप्लीमेंट। तो टूज कंप्लीमेंट हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि जब तक आपका 1 ना आ जाए, जब तक आपका एक 1 ना आ जाए तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। अगर एक 1 आ जाता है इसके बाद जितने भी डिजिट आएंगे सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 1 आया आपका, इसको आप ऐसे उतार दीजिए। इसके बाद जितने भी आपके आ रहे हैं सबको चेंज करते चाहिए। देखिए 0 है इसको 1 कीजिए, 0 है इसको 1 कीजिए, 1 है इसको 0 कीजिए, 1 है इसको 0 कीजिए। तो आपका जो -9 का टूज कंप्लीमेंट है वो आएगा 0 0 1 1 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये एनालॉग से क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा सिस्टम जो अपना आउटपुट चेंज करता रहता है। एक ऐसा सिस्टम बताना है जो अपना आउटपुट चेंज करता रहता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था मोनोलेटरल, बाईलेटरल
ऐसा करके कुछ ऑप्शन था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाईलेटरल। बाईलेटरल। मेरा मेन मोटिव दोस्त, आप लोग क्वेश्चन सुनिए और उसका एग्जैक्ट आंसर जानिए। अगर आप लोग एग्जाम देकर आए हैं तो आपको क्वेश्चन तो याद ही होगा, आपको विकल्प भी मालूम होंगे, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहे हैं और सीधा सीधा उसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को आप सबके सामने रख सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका जो फुल वेव सिग्नल का पीक फैक्टर पूछा था। जो आपका ये देखिए फुल वेव सिग्नल होता है कुछ इस प्रकार, इसका जो पूछा था पीक फैक्टर पूछा था। क्या पूछा था? पीक फैक्टर इसका पूछा था, पीक फैक्टर। तो इसका जो पीक फैक्टर आता है 1.414 आता है, 1.414 आता है। और जो इसका फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर जो आपका इसका फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। ठीक, तो आपका एग्जाम में पीक फैक्टर पूछा था और आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1.414 होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो स्लिप पर एक क्वेश्चन आया था और स्लिप का हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं। अगर आप लोग इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक, चलिए तो स्लिप जो होता है, परसेंटेज जो स्लिप होता है वो आपका होता है NAS माइनस NR अपान NAS इंटू 100। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछा था NR की वैल्यू, क्या पूछा था? NR की वैल्यू। उसमें NAS की वैल्यू दी थी, स्लिप की वैल्यू दी थी। बस आपको क्या करना है, NAS का मल्टीप्लाई इधर करना है स्लिप में, फिर इसको इधर लाना है, इसको घटा देना है, कुल मिला के कैलकुलेशन करना है, आपका NR की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आपका टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो टॉर्क होता है, टॉर्क देखिए, टॉर्क जो होता है वो धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है। क्या होता है? धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है। इसीलिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। ठीक, और जबकि PMMC इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क होता है वो धारा के बस प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है, मतलब कि स्क्वायर प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसलिए वो लीनियर होता है। ठीक, तो आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क होता है वो धारा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा I स्क्वायर होगा, I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो दोस्त क्वेश्चन 10 है आपका। जो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो किस पे मापा जाता है? तो आपका दोस्त जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो मेगर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, मेगर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मेगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम चलते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला एक पूछा था, कुछ क्वेश्चन टाइप का था और वो क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले पे लग जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर के टर्म में वो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए आप, क्वालिटी फैक्टर बराबर एक्टिव पावर अपान अपेरेंट पावर। ठीक, ये आपका क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है। एग्जाम में एक्टिव पावर को लिखा था रियल पावर, एग्जाम में एक्टिव पावर को लिखा था रियल पावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन अब आपका 12 है पावर प्लांट से, कि पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मॉडरेटर होता है वो क्या कार्य करता है? मॉडरेटर, ये दोस्त देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर पाया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, रिएक्टर कोर में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है। क्या करता है? रिड्यूज न्यूट्रॉन स्पीड।
तो ये मॉडरेटर जो होता है वो न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। जो मेमोरी होता है, जो मेमोरी की स्टोरिंग क्षमता होती है, मतलब स्टोर जो करता है, उसका जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बीट। क्या है? बीट। एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग ऑप्शन में शायद थे बाइट, निब्बल, ये सब थे, बीट थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 स्काडा से क्वेश्चन काफ़ी उठाए थे। तो दोस्त प्रॉब्लम ये है कि स्काडा और जो पीएलसी के क्वेश्चन आपके आए थे, वो बात ये है कि जो स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिए हैं, वो होता ये है ना कि जो क्वेश्चन लोगों के सही जाते हैं वो क्वेश्चन दिमाग में रट जाते हैं, वो याद हो जाते हैं। पर जो क्वेश्चन मतलब इंसान को नहीं आते हैं, तो एग्जाम के बाहर निकलने पर वो अगर वो उसको याद भी करना चाहता है तो उसको याद नहीं कर पाते, वो चीज़ें दिमाग में फिट नहीं होती है। तो इसलिए दोस्त हम स्काडा और पीएलसी के क्वेश्चन हम पा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जो स्काडा और पीएलसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नियर अबाउट 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन पीएलसी और स्काडा के पूछे गए हैं। मतलब ये जानिए कि पीएलसी और स्काडा का क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ही जोरों तौर से पूछ रहा है। हमने एक वीडियो बनाया है पीएलसी स्काडा का, उसमें हमने 70 क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन 70 क्वेश्चन को रट लेंगे तो आपके कहीं नहीं, अगर 15-18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन 100% आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक, और उससे पहले दोस्त अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक, हम दोस्त आप सबके लिए जैसे कि सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन और सभी वैकेंसियाँ को जैसे आंसर की वगैरह से लेकर हर चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए दोस्त तुरंत हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 अपने सिस्टम पे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके रहे, देखिए क्वेश्चन, ये नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे दिया था 550 ओम, यहाँ पे 50 ओम दिया था, यहाँ पे 500 ओम दिया था, यहाँ पे आर दिया था, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और कहा था इस आर की वैल्यू फाइंड कीजिए, जबकि जो 500 ओम है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, बस इतना जानिए कि ये जो 12 वोल्ट है वो डिवाइड हुआ किसमें किसमें, इसमें। तो इसके अक्रॉस आप लोग वोल्टेज निकाल लीजिए, और इसके बाद इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो निकाल लीजिए तथा इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लीजिए। उन दोनों वोल्टेजों को आप इक्वल रखेंगे, आपका आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करें तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा 130 डिग्री सेल्सियस। 130 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये दोस्त आता है आपका क्लास बी श्रेणी में, क्लास बी श्रेणी में। और 90 डिग्री सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो आता है क्लास ए श्रेणी में। तो आपका ये आया था एग्जाम में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लास बी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कुछ इस प्रकार था कि 2 कैपेसिटर दिया था, ये भी देखिए नेटवर्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका 240 वोल्ट दिया था और इसकी वैल्यू थी 6 माइक्रो फैरड, इसकी वैल्यू थी 10 माइक्रो फैरड, कुछ ऐसा था। और इससे पूछा था कि जो 10 माइक्रो फैरड है उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको कुछ नहीं करना था, सिंपली जैसे आप रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं उसे ऐसे ही इसमें सेम फाइंड कर दीजिए। तो करना क्या था, जिसके क्रॉस आप फाइंड करते हैं उसको आप ऊपर लेते हैं और देखिए 10 + 6 ×
240। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना वोल्टेज आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक, अगर आप लोग इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूछा था, उसमें पूछा था कि कोई कंडक्टर है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कंडक्टर के सरफेस से होकर फ्लो हो रही है, कंडक्टर के सरफेस से होकर फ्लो हो रही है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? तो उसमें ऑप्शन था फेरांटी इफेक्ट, कोरोना लॉसेस और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्किन इफेक्ट। क्या होगा? स्किन इफेक्ट। अगर आपने ये टिक किया होगा स्किन इफेक्ट तो आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये भी पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। तो इसमें पूछा था सैग, सैग का परिभाषा पूछा था, डेफिनेशन। सैग किसको कहते हैं? तो दोस्त देखिए, ये आपके जो खम्भे होते हैं, टावर होते हैं, और ये आपका तार होता है, ये ऐसे। तो आपका एक काल्पनिक रेखा खींचिए और यही इसके बीच की दूरी को कहते हैं हम सैग। क्या कहते हैं? सैग कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा बेसिक से आया था। फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछा था। तो फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपका फार्मूला होता है F/Q। तो इस फार्मूले के हिसाब से आपका जो फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक, न्यूटन पर कूलम्ब आपका फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 70 मशीन से पूछा था कि डेम्पर वाइंडिंग यूज करने से क्या होता है? तो दोस्त डेम्पर वाइंडिंग यूज करने से हंटिंग कम होती है, मतलब हंटिंग खत्म होती है। जो मशीन में हंटिंग होता है उसको हम खत्म कर सकते हैं डेम्पर वाइंडिंग का यूज करके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि फ्यूज का उपयोग होता है वो किस पर किया जाता है? तो जो फ्यूज का उपयोग होता है वो किस पर किया जाता है? तो जो फ्यूज का उपयोग होता है वो ओवर करंट पर किया जाता है। ये आपका आंसर क्वेश्चन आया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओवर करंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90 था हमारा एसजीपी से। ये सब क्वेश्चन देखिए एसजीपी के हैं। आइसोलेटर का यूज हम कैसे करते हैं? आइसोलेटर का यूज हम कैसे करते हैं? तो आइसोलेटर का यूज दोस्त सब स्टेशन में किया जाता है। और किस पर्पस से किया जाता है? मेंटेनेंस के पर्पस से किया जाता है। प्रोटेक्शन तथा मेंटेनेंस के पर्पस से इसका यूज सब स्टेशन में किया जाता है। और नो लोड पे, सबसे बड़ी बात, मतलब इसका यूज जो होता है सब स्टेशन में नो लोड पर तथा किस लिए किया जाता है? प्रोटेक्शन तथा मेंटेनेंस के पर्पस से हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। ठीक, और दोस्त आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे तथा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है इस समय एग्जाम में। इन सभी बातों को हम बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तथा सभी क्वेश्चन को देखिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इंडिया में क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा था, इंडिया में जो जनरेशन होता है वो मिनिमम कितने वोल्टेज के लिए होता है? तो इंडिया में जो जनरेशन होता है वो मिनिमम 11 के भी, 6.6 के भी और 22 के भी
ये ऑप्शन में आए थे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि कौन सा पैरामीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम ABCD पैरामीटर यूज करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जब एलईडी, उसने पूछा था एक क्वेश्चन, जब एलईडी आपका रिवर्स बायस में चला जाता है तो क्या होता है। तो उसमें कहा था मतलब किस कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जब एलईडी दोस्त आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में जब चला जाएगा आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, तो वो प्रकाश किसी कलर को उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब कि वो ऑफ रहेगा, नो लाइट। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, न कि रिवर्स बायस में। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए। तो हमारा ये क्वेश्चन जो पूछा था ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था जो आस्की कोड है वो कितने बीट का होता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया था 6-7 बीट, 7-8 बीट, 9-8 बीट। तो आपका जो आस्की कोड होता है दोस्तों मेनली 7 बीट सभी बुकों में लिखा होता है। तो उसमें आपका कन्फ्यूजन के लिए दिया था 6-7, 7-8 और 8-9 ऐसे करके दिया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7-8 बीट आपका होगा आस्की कोड के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए। तो एसी का जनरेशन कितने वोल्टेज पर होता है। तो एसी का जो जनरेशन होता है वो मिनिमम 11 kV पर हमारे यहाँ होता है। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलिए आप लोग। तो ये यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कि किस लैंप की तीव्रता सबसे तेज होता है। तो जो आपका जो सबसे तेज तीव्रता होता है, तीव्रता मतलब फॉर पर यूनिट एरिया, वो आपका होता है आर्क लैंप। किसका होता है? आर्क लैंप। ये आपका सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम। तो आपका एक क्वेश्चन दिया था कि दो मेटल लगे हैं और दोनों मेटल जो हैं आपस में एक वायर से कनेक्ट है और इनके बीच में एयर गैप है। तो ये आपको ये बताना था ये कौन सा अरिस्टर है। तो ये दोस्त है आपका रॉड टाइप अरिस्टर। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉड टाइप अरिस्टर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। आपका आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोस्त वो होता है इनफाइनाइट। इसीलिए देखिए जब थेवेनिन वगैरह का जो फार्मूला लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को ओपन रखते हैं और करंट सोर्स को ओपन रखते हैं क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। जबकि इसी केस में अगर एमीटर की हम बात करेंगे, किसकी, अगर एमीटर की बात करेंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और जब सोर्स की बात करेंगे तो करंट सोर्स की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 0। ये आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और लोग इन्हीं दोनों में मिस्टेक होकर अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक,
चलिए आपके लगभग अब लास्ट क्वेश्चन ये है, 2-3 लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि इंडक्शन मोटर जो होता है वो क्या होता है। तो इंडक्शन मोटर देखिए आपका जो होता है सेल्फ स्टार्टेड होता है, होता है इंडक्शन मोटर। ठीक, चलिए और अब लास्ट हम आपका जो क्वेश्चन है वो बताएंगे कि जो पूछा था मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था कि आपको कोई डिस्क है और उसमें हम छोटा छोटा चकती काटते हैं गोला गोला, ये ऐसा हम क्यों करते हैं, मतलब किस एरर को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। एल्यूमिनियम डिस्क को छोटा छोटा चकती, तो इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसको करते हैं क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। किसको? क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए हम एल्यूमिनियम का जो डिस्क होता है उस पर हम छोटे छोटे गोले गोले स्लॉट्स काटते हैं ताकि क्रीपिंग एरर आपका कम हो जाए। और क्रीपिंग एरर आता क्यों है दोस्त? वो ओवर वोल्टेज तथा ओवर कंपेंसेशन के कारण क्रीपिंग एरर आपका आता है। क्रीपिंग एरर का मतलब ये होता है कि नो लोड के कंडीशन में आपका एनर्जी मीटर कुछ एनर्जी को माप लेता है, वही एरर आपका क्रीपिंग एरर कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे आप सबसे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे तथा इस एग्जाम में, मतलब कि जो आपका ये 24 अक्टूबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीआरवीयूएनएल का, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस वाले में, फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए उस पर हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए हुआ क्या है कि इस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन जो आए थे वो टेक के आए थे, टेक मतलब टेक्निकल के आए थे, और 50 क्वेश्चन आपके आए थे नॉन टेक के। ठीक, नॉन टेक के। ठीक, अब टेक में देखिए हम बताते हैं आपको। टेक में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट था। एक था आपका मशीन से आया था क्वेश्चन। ठीक, एक आया था पीएलसी और स्काडा से। ठीक, अब एक आया था पावर सिस्टम से। ठीक, और आया था इंस्ट्रूमेंट से। ठीक, और यूटिलाइजेशन से आया था। ठीक, और आया था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक, आपका आया था बेसिक नेटवर्क से। ठीक, और आपके आए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक, और आपका आया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए टेक्निकल में इतने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम बताते हैं कि लगभग नियर अबाउट कितना कितना क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो आपका जो मशीन से पूछे गए थे दोस्त वो नियर अबाउट 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीएलसी स्काडा से पूछे गए थे आपके 50 क्वेश्चन, और जो आपके पावर सिस्टम से पूछे गए थे उससे पूछे गए थे 40 क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट से पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन से पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे 10 क्वेश्चन। बेसिक नेटवर्क से पूछे गए थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे 1 से 2 क्वेश्चन। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, ये रहा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन टेक। तो आपके नॉन टेक में जो आए थे देखिए जीके से आए थे, जीके और करंट से। जीके था, करंट था। ठीक, और आपका था रीजनिंग। ठीक, और आपका था हिंदी। ठीक, तो आपके नियर अबाउट जो जीके से थे आपके 10 जीके क्वेश्चन थे, 10 करंट के क्वेश्चन थे, और नियर अबाउट 15 रीजनिंग थे, और यही आपका 15 हिंदी था। 15 15 30 20 50, ये 50 आपके नॉन टेक हो गए। तो ये आपका रहा सिलेबस डिटेल्स जो आपके जो यूआरवीएनएल 24 अक्टूबर सुबह वाले पेपर में ऐसे क्वेश्चन पैटर्न बनाया था। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारा खत्म होता है यहाँ पे।
अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे सारी वीडियो को। और दोस्त हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।